तो चोल राज्य हमारा जो तीसरा पॉइंट है, इसको हम प्रारंभ करते हैं पढ़ना। बोला है चोल वंश सत्ता में कैसे आया, चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार, मुट्टिरियार, इसको याद रखना शब्द, कावेरी डेल्टा, कावेरी नदी यहां पर है ना, यहां पर एक नदी है कर्नाटक से, कहां जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, ये नदी क्या नाम है, कावेरी नदी। क्या नाम है, कावेरी। बोलो स्पष्ट है, बोलो। जो कावेरी नदी है वो कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, कहां से निकलती है, कर्नाटक से। अब बोला कावेरी नदी के डेल्टा, डेल्टा समझते हैं, डेल्टा जो आपका यहां से जो नदियों का पानी बहता हुआ जो मिट्टी कंकड़ पत्थर लाता है, इकट्ठित कर देता है, उससे जो ऊंचाई बन जाती है ना, द्वीप की तरह दिखता है, वो नहीं होता है, लेकिन वही उसी क्या कहते हैं, वही डेल्टा है। बता स्पष्ट है। इसमें बोला गया है कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार, कौन, ध्यान सुनिए, कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नाम से प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजवंशों के मातहत थे। मातहत का मतलब क्या, सामंत थे। ओके, कौन सामंत था पल्लव राजवंश का, मुट्टिरियार। ओके, स्पष्ट है। आगे बोला है उरैयार, उरैयार यानी, हाँ शब्द कहीं कहीं अलग लिख रहा होता है, उरैयूर है ना, कहीं लिखा हो। उरैयार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय, ठीक है, यानी जो पहले चोल राजवंश था जो समाप्त हो गया था, उसी का एक क्या था, मुखिया, उसी परिवार का मुखिया था, उसका नाम क्या है, विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। स्पष्ट है। उसने वहां तंजावुर शहर और निसुम्सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ओके, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं जो पॉइंट दिया गया है। हमने समझा क्या, चोल राजवंश कैसे उभरा, तो इसकी स्थापना किसने करी, इसकी स्थापना हम लिख लेंगे विजयालय, विजयालय ने की। बताओ स्पष्ट है, विजयालय ने इसकी स्थापना करी, स्थापना। विजयालय कौन था, चोल राजवंश का एक परिवार का, यानी उसी परिवार का एक सदस्य था जो पहले चोल वंश था, जो तीसरी शताब्दी में, तीसरी चौथी शताब्दी में क्या हुआ था, समाप्त हो गया था, है ना। तो अब ये बोला है पल्लव राजवंश का क्या था, एक पल्लव राजवंश का एक क्या था, सामंत था। क्या था, सामंत। उसका नाम क्या था, मुट्टिरियार। ठीक है, मुट्टिरियार नाम है। ओके, मुट्टिरियार एक सामंत था। ठीक है, क्या था, सामंत। बताओ स्पष्ट है। पल्लव राजवंश का एक सामंत था जिसका नाम क्या था, मुट्टिरियार। इसी को क्या करता है, विजयालय पराजित कर देता है। क्या करता है, पराजित कर देता है। और क्या करता है, पराजित करने के बाद इस क्षेत्र को अपने अधीन कर लेता है। बताओ स्पष्ट है। अब आगे क्या बोला है, उसने वहां तंजावुर शहर, तंजावुर शहर बाद में इसकी राजधानी हो गई ना चोल वंश की। ठीक है, तो तंजावुर शहर बसाया किसने, विजयालय ने। तंजावुर, तंजावुर शहर, ठीक है, तंजावुर शहर बनाया और एक मंदिर बनाई, निसुम्बसूदिनी। निसुम्बसूदिनी, क्या मंदिर का नाम है, निसुम्बसूदिनी। निसुम्बसूदिनी नाम का क्या बनाया, एक मंदिर बनवाया। बताओ स्पष्ट है। निसुम्बसूदिनी नाम का क्या बनवाया, एक मंदिर बनवाया। किस नाम पर, निसुम्बसूदिनी नाम पर। ओके, एक मंदिर बनवाया। इतनी बातें स्पष्ट है। अब आगे पढ़ते हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने राज्य तथा शक्ति दोनों में क्या करी, बढ़ोतरी करी। ठीक है, दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लवों के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। यानी उत्तर में पल्लव राजवंश था, जितना क्षेत्र था उसको क्या कर लिया, चोलों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, आगे क्या बोला गया है,
राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था। आपसे पूछा जाएगा सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था, तो राजराज प्रथम। ठीक है, कौन था, तो राजराज प्रथम। राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो श्रीलंका है उसके उत्तरी भाग तक क्या कर लिया था, अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। ठीक है, श्रीलंका तक उत्तरी भाग, श्रीलंका के उत्तरी भाग तक क्षेत्र विकास किसने किया, राजराज प्रथम। लेकिन पूरे जो है आपका श्रीलंका में किसने अधिकार करा, आगे है राजेंद्र प्रथम। ठीक है ना, हाँ इसके आगे है, तो बताओ स्पष्ट है। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना, 985 ईस्वी में राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। ठीक है, आगे बोला राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इस अभियानों ने उसने एक जल सेना भी बनाई। ठीक है, तो इसमें पहले हम याद रखेंगे राजराज प्रथम के विषय में, ये सबसे शक्तिशाली शासक है ना, ये बताया गया है। और इसका जो डेट भी दिया है कब राजा बना था, तो 985 ईस्वी। देखो और किसी का डेट नहीं दिया एनसीईआरटी में, लेकिन इसका डेट दिया किसका, राजराज प्रथम जो चोल राजवंश का शासक है ना। अब ये डेट क्या हो जाती, महत्वपूर्ण हो जाती। ठीक है, 985 ईस्वी में राजा कौन बना, राजराज प्रथम, जो किस वंश का था, चोल वंश का। चोल वंश की स्थापना किसकी, विजय लाया। ठीक है, और यह सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसने क्या करा, इसमें दिया नहीं, आप याद रखेंगे श्रीलंका के उत्तरी भाग में, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था। ओके, ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा श्रीलंका पर किसने अधिकार किया, तो श्रीलंका पर संपूर्ण अधिकार किसका हुआ था, राजेंद्र प्रथम ने। किसने किया था, राजेंद्र प्रथम। बताओ स्पष्ट है, राजेंद्र प्रथम क्या करता है, श्रीलंका पर कंप्लीट अधिकार कर लेता है। ओके, ठीक है, सबसे अधिक सीमा का विस्तार किसके शासनकाल में होता है, सबसे अधिक सीमा विस्तार, ठीक है, राजराज प्रथम के शासनकाल में। ओके, साथ ही साथ और क्या पढ़ा आपने, जल सेना इसने बनाई। सीमा विस्तार करने के साथ साथ क्या बनाई, जल सेना। क्या बनाई, जल सेना बनाई। बोलो स्पष्ट है। और तीसरा पॉइंट क्या है आपने पढ़ा, इसने श्रीलंका पर अधिकार किसने किया, संपूर्ण श्रीलंका पर अधिकार किसने कर लिया, राजेंद्र प्रथम ने। मतलब स्पष्ट है, यहां तक की चीजें क्लियर है। आगे इसमें बोला गया, पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, यहां तक बताओ स्पष्ट है। आगे इसमें दिया गया है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम नामक क्या बनाया गया, मंदिर। ठीक है, तो इतना कठिन वर्ड है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे इन्होंने क्या करा, राजराज प्रथम ने क्या करा, राजराज प्रथम ने तंजावुर में एक मंदिर बनाया। क्या, कहां पर, तंजावुर में। ठीक है, कहां पर, तंजावुर में एक मंदिर बनाया, बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। बताओ स्पष्ट है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तो राजराज प्रथम चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इन्होंने क्या करा, श्रीलंका के उत्तरी भाग तक अपना अधिकार जमाया था। तंजावुर आपका तमिलनाडु में है ना, यहां पर है आपका तंजावुर। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद राजेंद्र प्रथम की बात करेंगे, राजेंद्र प्रथम की बात करेंगे तो ये सबसे अधिक सीमा विस्तार किया। इन्होंने क्या कहा, सबसे अधिक सीमा विस्तार इतना किया कि जो भी आसपास के नदी थी वहां पर पास करने के लिए, यहाँ पर अपना क्षेत्र विकास करने के लिए जल सेना भी बनाई। तो चोल वंश के किस शासक द्वारा जल सेना बनाई गई, राजेंद्र प्रथम। ये पॉइंट याद रखेंगे, राजेंद्र प्रथम यानी कौन सा डायनेस्टी है, चोल डायनेस्टी द्वारा जल सेना बनाई गई। ओके, कौन है व्यक्ति, राजेंद्र प्रथम। सबसे अधिक सीमा विस्तार चोल डायनेस्टी में, चोल राजवंश में किसने किया, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने
श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, और भी क्षेत्रों में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है गंगईकोंड चोलपुरम नामक मंदिर बनवाया। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, गंगईकोंड चोलपुरम। ओके, चोलपुरम एक साथ याद कर लेंगे, गंगईकोंड एक साथ याद कर लेंगे। बताओ स्पष्ट है? गंगईकोंड चोलपुरम नामक क्या बनवाया? एक मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है, साथ ही साथ एक पॉइंट और भी याद रखेंगे, अभी तक राजधानी क्या थी? तंजावुर थी ना। तंजावुर से राजधानी इन्होंने क्या करा? राजेंद्र प्रथम ने क्या करा? गंगईकोंड चोलपुरम बनवा दिया। ठीक है, राजधानी भी क्या करी? बदली। ठीक है, यहां पर लिखेंगे राजधानी परिवर्तन कर दिया। राजधानी परिवर्तन, पहले क्या था? तंजावुर। पहले क्या था? तंजावुर। तंजावुर से क्या कर दिया? गंगईकोंड चोलपुरम, और यहीं पर एक मंदिर बनाया गया। इस मंदिर क्या बोला गया? गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। बताओ स्पष्ट है? अब ये तो मंदिर हो गया। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर किसने बनवाया? राजेंद्र प्रथम। बार बार पढ़ेंगे तभी याद हो जाएगा ना। साथ ही साथ अगर बोलेगा बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? इसी के पहले जो व्यक्ति है राजराज प्रथम। या बोलेगा तंजावुर का मंदिर किसने बनाया? राजराज प्रथम। ओके, स्पष्ट है? देखो ये तंजावुर के ऊपर क्या है? यहाँ पर तंजावुर है। ठीक है, और तंजावुर के ऊपर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका है गंगई। ठीक है ना, कोंड चोलपुरम। ओके, कोंड चोलपुरम, स्पष्ट है? गंगई, हाँ, तमिलनाडु में है। ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर किसने बनवाया? राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, राजधानी भी स्थानांतरित किसने किया? राजेंद्र प्रथम। सबसे पहले जब हम चोल वंश पढ़े थे उस समय चोल वंश की राजधानी क्या थी? उरैयूर, है ना। अगर चोल वंश की राजधानी की बात करें, पहले क्या थी? उरैयूर। बोलो, सबसे पहले चोल राजवंश पड़ा था। इसके बाद यहाँ पर राजधानी विजयलाया ने क्या बनाया अपनी राजधानी? तंजावुर। तंजावुर। ठीक है, फिर इसको परिवर्तन किसने कर दिया राजधानी? फिर से राजेंद्र प्रथम। क्या कर दिया? गंगईकोंड चोलपुरम। बताओ स्पष्ट है? गंगईकोंड चोलपुरम राजधानी अपनी बनाई। ठीक है, यानी चोल राजवंश की आखिरी राजधानी क्या हो जाएगी? गंगईकोंड चोलपुरम। बताओ स्पष्ट है? ये राजधानी जो है प्राचीन में था, है ना। यानी प्राचीन का मतलब ये भी प्राचीन है, सबसे पहले ये राजधानी थी। बाद में ये जो राजधानी है किसने बनाई? विजयलाया। विजयालय, हाँ सॉरी, विजयालय। ओके, विजयालय ने कराए। और गंगईकोंड चोलम राजधानी किसने बनाई? राजेंद्र प्रथम ने। बताओ स्पष्ट है? राजेंद्र प्रथम ने चोल राजवंश की राजधानी क्या परिवर्तन करी? गंगईकोंड चोलपुरम। बताओ स्पष्ट है? यहां तक की चीजें क्लियर है? इसको लिख लीजिए। ये कौन सा मंदिर है? गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे बताया गया है, आगे फिर से मैं पढ़ लेता हूं, है ना। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर, ठीक है, और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टि से एक चमत्कार है। इसमें बोला गया एनसीईआरटी में कि जो तंजावुर का मंदिर है और जो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है, स्थापत्य कला की दृष्टि से एक क्या है? चमत्कार है। इतना बेहतरीन, इतनी सुंदर जो स्थापत्य कला है, एक चमत्कार के रूप में बोला गया एनसीईआरटी। बताओ स्पष्ट है? आगे क्या बोला है? चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। जो ये भूमि थी, है ना, ये क्षेत्र था, शासकों द्वारा क्या करा जाता था? दान दिया जाता था ना, इसमें बोला गया है। आगे बोला है, इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। मंदिर के आसपास कौन रहता था? इसमें बताया गया है पुरोहित, मालाकार,
बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। पुरोहित का मतलब समझ रहे हैं, जो पूजा पाठ कराता है। मालाकार का मतलब है जो माला बनाता है, ओके, फ्लावर, ठीक है। आगे बोला गया है बावर्ची का मतलब जो भोजन बनाने वाला होगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, मेहतर का मतलब साफ सफाई करने वाला, संगीतकार का मतलब भी समझ रहे हैं आप लोग, नर्तक का मतलब डांस करने वाला, ओके। इत्यादि लोग इसके क्या करते थे, आसपास रहते थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के लिए स्थान ही नहीं था, केवल मंदिर पूजा आराधना के लिए स्थान नहीं था। इसमें बताया गया है वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्ट था, मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं, यानी मंदिर के अंदर जो कांस्य प्रतिमाएं पाई गई वो सबसे स्पेशल था, ठीक है। आगे बोला गया है चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं मानी जाती हैं। पूरे संसार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाएं कौन माना जाता है, कांस्य की। कहां पर, चोल राजद्वार बनवाया गया ना, यहां तक स्पष्ट है। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी, ठीक है। इसमें केवल आपने इतना पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा आपने, इसमें आपने इतना पढ़ा जो मंदिर है, जो मंदिर है वो किस किस लिए काम है, केवल मंदिर का काम पूजा आराधना नहीं है, केवल मंदिर का काम पूजा आराधना नहीं, ठीक है, आराधना नहीं, केवल पूजा आराधना नहीं है। मंदिर का काम केवल पूजा आराधना नहीं है, मंदिर का काम क्या है, आर्थिक गतिविधियों में सहायता, आर्थिक गतिविधियों में सहायता या सामाजिक पृष्ठभूमि को देखना और सांस्कृतिक बदलाव, ओके, सांस्कृतिक बदलाव, ठीक है। ये तीन और महत्वपूर्ण है। एक आर्थिक है, यानी किसी को अगर बैंक के रूप में पहले मंदिर काम करते थे, ठीक है ना, अगर किसी को पैसों की आवश्यकता है या किसी राजा को, तो मंदिर से क्या करता था, लोन लेता था या पैसा लेता रहा होगा ना, युद्ध करने के लिए या किसी कार्य के लिए, तो आर्थिक के रूप में भी काम करता, सामाजिक रूप में भी, सांस्कृतिक रूप में, ओके। केवल पूजा आराधना के लिए मंदिर नहीं था, ऐसा बताया गया ना। और साथ ही साथ क्या बताया गया है, इसके आसपास कौन लोग रहते थे, मंदिर के आसपास, मंदिर के आसपास बोला गया पुरोहित रहते थे। कौन, पुरोहित रहते थे। और कौन रहता था, मालाकार का मतलब माला बनाने वाले। और कौन है, बावर्ची है। और कौन है, संगीतक या संगीतकार, संगीतकार, ओके, संगीतकार। और कौन है, हाँ, साफ सफाई करने वाला क्या बोला गया, मेहतर। शब्द याद रखेंगे, मेहतर शब्द का क्या तात्पर्य है, मंदिर के पास रहने वाले, साफ सफाई करने वाला है ना, तो मेहतर, मेहतर। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, सामंत को और क्या कहते हैं, मातहत, है ना, और ये क्या है, मेहतर, ठीक है। मेहतर कौन है, साफ सफाई करने वाले। कौन, साफ सफाई करने वाले, बोलो स्पष्ट है। और कौन है, एक वर्ड छूट रहा अभी, नर्तक है ना, यानी डांस करने वाले, नर्तक, डांस करने वाले। इतने लोग क्या होते थे, इतने लोग मंदिर के आसपास रहते थे। संगीतकार, मेहतर, ओके, पुरोहित, मालाकार। पुरोहित का तो इंपॉर्टेंस है, पूजा पाठ कौन कराएगा मंदिर में, है ना। अब पुरोहित है तो फूल चढ़ाते हैं ना मंदिरों में, मालाकार की भी आवश्यकता हो गई, ठीक है। मंदिर के आसपास भोजन बनता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है ना, तो भोजन के लिए आवश्यकता के लिए बावर्ची भी चाहिए। और इसके अलावा कभी कभी मंदिर और उसके आसपास क्या होता है, कीर्तन भी होता है ना, उसके लिए संगीतकार भी होंगे। और साफ सफाई, गंदगी होगी, सफाई करने के लिए भी तो कुछ आदमी चाहिए ना, तो सफाई करने के लिए भी क्या है, मेहतर है ना, साफ सफाई करने वाले मेहतर बोला गया, ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया, नर्तक, डांस करने वाले भी वहां उपस्थित थे। यहां तक बताओ स्पष्ट है, इतनी चीजें इसमें बताई गई है। और ये बताई गई है कि चोल राजवंश की जो प्रतिमाएं थी पूरे संसार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती है। किस प्रकार की प्रतिमाएं थी, कांस्य प्रतिमाएं,
ठीक है ना। तो कांस्य प्रतिमाएं दी गई है, देखो इस प्रकार से कांस्य प्रतिमाएं हैं, ठीक है। बोला गया सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं थी, दिख रहा ना। इसको हम पढ़ेंगे चोल राजवंश के सिंचाई और कृषि के विषय में, है ना। तो यहाँ बोला गया है चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुआ। यानी जब क्या होगा, कृषि विकास होगा तो क्या होगा, जो साम्राज्य है उसका भी विकास होगा, ऐसा कहने का मतलब है। बोला गया है गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। कावेरी नदी कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी जिससे उलीचती हैं, लिखा है उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है, किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। देखो इसमें अभी तक ये बताया जो हमारा दक्षिण भारत है, ठीक है, जो कौन सा भारत है, दक्षिण भारत में, ठीक है, एक नदी है जिसका नाम क्या है, कावेरी नदी, है ना। तो ये जो कावेरी नदी है कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, और कहाँ निकलती है, बंगाल की खाड़ी में। ओके, कौन सी नदी है, कावेरी नदी। बताओ स्पष्ट है, बोलो। कावेरी नदी में बोला गया है ये जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कई शाखाओं में बढ़ जाती है। देखा होगा कभी मैप इंडिया का ध्यान से, ऐसे कई शाखाओं में बढ़ जाती है ना कावेरी नदी। ओके, कई शाखाओं में बढ़ जाती है, तो इससे ये क्षेत्र क्या हो गया, ये जो क्षेत्र है बहुत उपजाऊ हो गया। और किसके लिए खासकर बताया गया है, चावल की खेती के लिए। किसके लिए, चावल की खेती के लिए ये क्या हो गया, बहुत उपजाऊ हो गया, ठीक है। अब ऐसे में क्या होगा, चावल खेती का उत्पादन अधिक होगा, ठीक है। अच्छा मतलब कि एक बात समझिए, इकोनॉमिक्स का भी भाग है। अगर अच्छे से खेती होगी तो साम्राज्य का विकास कैसे होगा, जब अच्छे से खेती होगी, लोग अच्छे से वर्क करेंगे, मतलब अच्छे से उनका स्वस्थ हेल्थ रहेगा, उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, भरपेट भोजन मिलेगा, क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो क्या होगा, वर्क अच्छे से कर पाएंगे, राजा उनको अच्छे से वर्क करा पाएंगे। जब राजा अच्छे से वर्क करा पाएंगे, जो 4 घंटे मंदिर बनाने के बाद थक जाते रहे होंगे, अब वो 8 घंटे वर्क करेंगे। जो 6 घंटे युद्ध में थक जाते होंगे या आराम करने का उनको महसूस होता होगा, अब 8 घंटे 10 घंटे युद्ध कर सकते होंगे, तो शक्तिशाली साम्राज्य का विस्तार होगा ना। इसी प्रकार से याद है, बताओ स्पष्ट है। अब इसके आगे बताओ, इसके आगे इसमें दिया गया है हालांकि तमिलनाडु में दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, ठीक है, तमिलनाडु से होकर बहती है ना, तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने में खेती होने लगी। यहाँ पर खेती पहले से विकसित थी, लेकिन अब खेती का क्या हो गया, विस्तार हो गया तमिलनाडु में। ओके, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया जाना था, यानी जंगलों को कटाई करना प्रारंभ कर दिया गया, और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण करना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 से अधिक फसलें उगाई गई, ठीक है। अब इसमें मुख्य रूप से क्या क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है, इसमें अगर हम लिखना चाहें तो चोलों की उपलब्धियां किसानों में ना, कृषि में चोलों की उपलब्धि चोलों की उपलब्धि अगर कृषि की बात करेंगे तो क्या क्या बताया गया है। हेडिंग हमारा क्या है, कृषि एवं सिंचाई ना, कृषि एवं सिंचाई, ठीक है, कृषि एवं सिंचाई। प्रशासन इसकी बात पढ़ लेंगे। कृषि एवं सिंचाई में चोलों की उपलब्धियां क्या है, तो यहाँ बताया गया है नर्मदा कावेरी नदी की डेल्टा के कारण यहाँ के जो फसल है क्या होने लगे, जमीन क्या है, उपजाऊ जमीन, उपजाऊ जमीन किस नदी के कारण हुआ, कावेरी नदी, ठीक है। और उपजाऊ जमीन होने के बाद यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी खेती होने लगी, चावल की खेती। बताओ स्पष्ट है।
इसके आगे बताया गया है तमिलनाडु में क्या होता था, पहले ही खेती होती थी, है ना, लेकिन क्या हुआ कि 5वीं और 6वीं शताब्दी में क्या होने लगा, 5वीं व 6वीं शताब्दी में, ठीक है, क्या हुआ, जो कृषि का विकास हुआ, ऐसे लिख सकते हैं, कृषि का विकास हुआ या विस्तार हुआ। ओके, बताओ स्पष्ट है, कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ या विस्तार हुआ, ये पॉइंट स्पष्ट है। और इसमें क्या बोला गया, और इसमें बोला गया है कई जगहों पर फसल की सिंचाई कृत्रिम रूप से यानी नहरों का निर्माण कराया गया, ठीक है, इसमें बोला गया ना, नहरों का निर्माण कराया गया कृषि करने के लिए। और क्या कराया गया, कृत्रिम खेती मतलब नहरों का निर्माण से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचालित करा जाएगा। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी, कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए, है ना। अब इसमें ये भी पॉइंट है क्या, एक तो नहरों का निर्माण कराया गया, ठीक है, बोला गया ना, सरोवर का निर्माण कराया गया, तालाब कह सकते हैं, सरोवर, और कुएं खुदाए गए। बोला स्पष्ट है, किसके लिए, सिंचाई के लिए, बताओ स्पष्ट है, सिंचाई अच्छा होगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी तो कृषि में उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो ये लोग क्या होगा, ये क्षेत्र क्या होगा, डेवलप करेगा, बताओ स्पष्ट है। अब यहाँ से हम सीख सकते हैं अगर सरकार क्या करेगी, जो किसान है उनकी क्या करे, अच्छे से मदद करे, कि कृषि में डेवलपमेंट बढ़ेगा तो देश का विकास हो पाएगा कि नहीं, बताओ स्पष्ट है। चलिए इसको भी लिख लीजिए। अब लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लास्ट पॉइंट हमारा है साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है, यानी जो हमारा चोल डायनेस्टी है इसका प्रशासन कैसे चलता था, इसको इसमें चाहे पढ़ लेंगे या इतना लिख लीजिए, उसके बाद लिख लेते हैं। राज्य का प्रशासन के विषय में क्या बताया गया, इसको हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि हमारा कृषि और सिंचाई हो गया, लास्ट पॉइंट है चोल राजवंश के विषय में, ठीक है। इसमें बताया गया है प्रशासन किस प्रकार संगठित था, पहली बात, ठीक है, प्रशासन किस प्रकार संगठित था, इसमें आगे बताया गया है किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, क्या, उर कहलाती थी, सिंचित खेत के साथ बहुत समृद्ध हो गई, सिंचित खेत के साथ यानी जब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी हो गई तो उर जो किसानों की बस्तियां थी वो क्या हो गई, बहुत समृद्ध हो गई, ठीक है ना। आगे बोला है इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था, क्या, नाडु। तो नाडु का मतलब आपने क्या समझा, गांवों का समूह, नाडु का मतलब क्या, गांव का समूह, और उर का मतलब क्या समझा, किसान या किसानों की बस्तियां, ठीक है, ठीक है, इसको लिखते चलते हैं। हमने क्या समझा, उर शब्द हमको मिला, क्या, कौन शब्द मिला, उर का शब्द का क्या मतलब है, उर का शब्द क्या है, किसानों की बस्तियां। जब सिंचाई की व्यवस्था इनको मिल गई तो किसानों की जो बस्तियां थी वो क्या हो गई, समृद्ध हो गई, ठीक है, किसानों की बस्तियां। वर्ड इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है, उर शब्द से क्या तात्पर्य है, किसानों की बस्तियां। इसी के आगे फिर एक वर्ड आ जाता है, उसका नाम क्या है, नाडु। नाडु का मतलब क्या है, गांवों का समूह, है ना, तो गांवों का समूह क्या बोला गया, नाडु, गांवों का समूह, ठीक है। तमिलनाडु मतलब तमिल भाषा बोलने वाले लोग, नाडु में क्या हो जाएगा, समूह, ठीक है। तो गांवों के समूह क्या बोला गया, गांवों के समूह क्या बोला गया, गांवों के समूह बोला गया, गांवों के समूह को नाडु कहा गया, ओके। गांवों के समूह क्या बोला गया, नाडु बोला गया। उर किसे कहा गया, किसानों की बस्तियां को, बताओ स्पष्ट है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है, धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, ठीक है। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में, धनी किसान जो थे वो क्या थे, केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था, ठीक है। जो धनी किसान थे वो नाडु पर नियंत्रण रखते थे या देख रेख करते थे इन कामकाजों को, ठीक है ना। और ये बताया गया है, और ये क्या होते थे, ये धनी किसान जो था इनके कामकाज का देख रेख करता था, किसके, नाडु, ठीक है। और धनी किसान किसके अधीन काम करते थे, तो चोल सरकार, ठीक है, चोल सरकार के अधीन कौन था,
धनी किसान, और धनी किसान इन नाडु के काम काजों को ध्यान रखता था, ऐसा बोला गया ना। आगे क्या बोला गया है, उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन कहा। मुवेंद वेलन है ना। यहाँ पर इनको रखेंगे, जो धनी किसान है इनको क्या बोला गया, मुवेंद वेलन। हम पीछे पढ़ चुके हैं क्या, मुवेंद्र है ना, मुवेंद्र पढ़ चुके हैं ना। मुवेंद्र का मतलब ही यही बताया गया था, धनी किसान है ना, जो राजा का प्रमुख होता था, राज्यों का है ना। तो यहाँ भी वही शब्द है मुवेंद्र, वहां पर मुमेंद्र था, मुवेंद्र था ना, द्रा था ना। यहाँ पर क्या है, मुवेंद्र वेलन। ठीक है, वेलन का मतलब क्या होता है, किसान होता है। ओके, मुवेंद्र वेलन यानी जो धनी किसान थे उनको चोल राजाओं ने क्या कहा, मुवेंद्र वेलन कहा। ठीक है, स्पष्ट है। मुवेंद्र वेलन किसे कहा गया, धनी किसान। मुवेंद्र वेलन किसके अधीन थे, चोल सरकार के अधीन। मुवेंद्र वेलन का कार्य क्या था, जो नाडु है इनके कार्यों देख रेख करना। ओके, नाडु का मतलब क्या है, गांवों का समूह। ओके, उर का मतलब क्या है, किसानों की बस्तियां। जब सिंचाई की व्यवस्था बंदोबस्त कर दी गई तो जो किसान थे उनकी बस्तियां क्या हो गई, समृद्ध हो गई। बताओ, स्पष्ट है। आगे क्या बोला गया है, मुवेंद्र वेलन का मतलब भी बताया गया है, 3 राजाओं का प्रमुख। ठीक है, 3 राजाओं के अपनी सेना प्रदान करने वाला व्यक्ति है ना। यहाँ पर आप 3 राजा पढ़ चुके थे पहले, एक वर्ड था हाँ, चेर, चोल, पांड। ये तीनों जो राजा थे, ये जो तीनों राजा थे, इन तीनों राजा को क्या करते, सैन्य सहायता देते थे को। ठीक है ना, कौन सी सहायता, सैन्य सहायता। कौन देता था, मुवेंद्र वेलन। ओके, और यही सैन्य सहायता देते थे किसको, 3 राजाओं, चेर, चोल और पांड। ठीक है, चेर की जो सिंबल था वो क्या था, धनुष बाण है ना, तो धनुष बाण था। ठीक है, उसके बाद इसका सिंबल क्या था, चोल का बाघ, और पांडे का फ्लैग का क्या था, मछली है ना। चलिए, इतनी बातें स्पष्ट है। बताइए, आगे बोला है अर-इयार। क्या बोला है, अर-इयार। अर-इयार का मतलब प्रधान जैसी उपाधियां दी किसको, मुवेंद्र वेलन ने या कहा या क्या कहा, दोनों पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, धनी किसान को चोल सरकार ने मुवेंद्र वेलन कहा या क्या बोला, अर-इयार, अर-इयार। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। या कहीं कहीं लिखा रहता अरे यार। ठीक है, अरे यार। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता क्या, अरे यार। ओके, क्या लिखा रहता है, अरे यार। ओके, तो वही बात हुई ना, अरे यार बोलो। तो अरे यार किसके लिए उपयोग हुआ है, धनी किसान के लिए है ना। धनी किसान के लिए क्या प्रयोग किया गया, अरे यार। ओके, अरे यार है ना। हाँ, ठीक है, तो याद रखेंगे, मुवेंद्र वेलन भी कहा जाता था धनी किसानों को। ये क्या करते थे, सैन्य सहायता देते थे किसको, चेल, चोल, पांड्य राजाओं को। ठीक है ना। धनी किसान का कार्य ये भी था कि जो नाडु थे उनके कामों का देख रेख करना। बताओ, यहाँ तक स्पष्ट है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं प्रशस्तियां। इसमें बताया गया है, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं, डिटेल ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहता था, है ना। आगे बोला गया है, मिसाल के लिए सूरवीर, विजय योद्धा, ना शक्तिशाली, आगे क्या बोला गया है, के रूप में अपने आप को दर्शाने का प्रयास करता था। आगे बोला गया है, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची जाती थी जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। यानी प्रशस्तियां कौन लिखता था, विद्वान ब्राह्मण। ओके, प्रशस्तियां कौन लिखता था, इसमें बताया गया है, विद्वान ब्राह्मण। स्पष्ट है ना।
आगे क्या बोला गया है, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। अब राजा लोग ब्राह्मण को भूमि अनुदान कर रहे हैं तो उनके विषय में अच्छा ही अच्छा लिखेंगे, बहुत बड़ा सम्राट है ना, बहुत बड़ा राजा है, बहुत शक्तिशाली शासक है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। यानी जो भूमि अनुदान किया जाता था उसको एक कागज पर, एक ताम्रपत्र पर क्या करते थे, लिख देते थे, है ना, कि ये भूमि इनकी है। बताओ स्पष्ट है। अब एक इसमें प्रशस्ति दिया गया है, नागभट्ट की प्रशस्ति, उसको पढ़ लेते हैं। बोला गया है, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियां का बखान किया। पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है क्या, कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, जिसको किसने लिखा था, हर्षवर्धन ने, कहां पर मिला है, इलाहाबाद में, ओके, प्रयागराज। बताओ स्पष्ट है। अब इसमें क्या बताया गया है, इस प्रशस्ति में नागभट्ट की उपलब्धियां बताया गया है। नागभट्ट किस वंश का शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, इसमें बताया गया है। अब देखो कैसे प्रशंसा लिखी गई है। आंध्र, ठीक है, सैंधव जो सिंध प्रदेश है ना, आगे बोला गया है विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, विदर्भ का मतलब महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा राजा उनके आगे तभी धाराशायी हो गए जब वो केवल राजकुमार थे। ठीक है, इतने बड़े बड़े राजा, आंध्र क्षेत्र के राजा, सैंधव यानी सिंधु के राजा, विदर्भ का मतलब महाराष्ट्र का एक हिस्सा, वहां के राजा, कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा है, वहां के राजा, वो तभी धाराशायी हो गए जब वो केवल राजकुमार थे। कौन, नागभट्ट प्रथम। स्पष्ट है, सॉरी नागभट्ट है, ओके, नागभट्ट प्रथम नहीं है, नागभट्ट है, ओके, नागभट्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ओके, तो नागभट्ट है, इतना याद रखना, ओके। नागभट्ट की प्रशस्ति के विषय में क्या बताया गया है, तो इसमें प्रशस्ति में पहला किसकी प्रशस्ति बताई गई है, नागभट्ट, ओके। नागभट्ट की प्रशस्ति क्या बता दी है, जब राजभट्ट केवल राजकुमार थे, क्या थे, राजकुमार थे, तभी, जब ये केवल क्या थे, राजकुमार थे, तभी जो शासक थे कहाँ के, तो यहाँ के याद रखेंगे, आंध्र के राजा, है ना, आंध्र के राजा, और सिंध है ना, सिंध को बोला गया सैंधव। ठीक है, सैंधव के राजा, ठीक है, बीच में ब्रेकअप में क्या लिख देंगे, सिंध। ठीक है, और क्या बोला गया है, इसमें आगे बोला गया है विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा, विदर्भ के राजा, यहां लिखेंगे विदर्भ। विदर्भ का मतलब समझेंगे, याद रखेंगे क्या, महाराष्ट्र का ही भाग है, महाराष्ट्र का हिस्सा। बोलो स्पष्ट है। और कलिंग बोला गया, क्या बोला गया है, कलिंग के विषय में क्या बोला गया, उड़ीसा का एक भाग, उड़ीसा का भाग। ठीक है, और कोई पॉइंट है इसमें, मालवा, सॉरी, और कौन सा क्षेत्र है, बस मुख्य रूप से इतना दिया गया है, आंध्र के शासक सैंधव यानी सिंध के शासक, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का हिस्सा, कलिंग उड़ीसा का भाग। यहाँ के जो राजा थे वो क्या हो गए, जब नागभट्ट जो है राजकुमार ही थे, तभी क्या हो गए, लोग धराशायी हो गए, यानी अपने आप का आत्मसमर्पण कर दिया, किसके, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार की। ओके, बताओ स्पष्ट है। ये प्रशस्ति बताया गया है, और प्रशस्ति कहां पर है, ये नागभट्ट प्रशस्ति कहां पर मिली है, ग्वालियर, कहां पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ओके, किसने लिखा है, प्रशस्तियां के विषय में पढ़ रहे हैं, और भूमि अनुदान के विषय में प्रशस्तियों में एक प्रशस्ति दिया गया है, क्या, नागभट्ट की प्रशस्ति। और इसके विषय में क्या बताया गया है, इसके विषय में बताया गया जब ये राजकुमार थे तभी आंध्र के राजा, सैंधव के राजा, है ना, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का हिस्सा, और कलिंग जो यहाँ के शासक थे वो क्या करे, आत्मसमर्पण कर दिए या धाराशायी हो गया। किसने कहा, किसने कहा, नागभट्ट प्रशस्ति किसने लिखा है, बालादित्य ने लिखा। ओके, इसके पहले जो समुद्रगुप्त का प्रशस्ति था उसने किसने लिखा था, हर्षवर्धन ने। ओके, तो ये जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है ये है कि नागभट्ट की प्रशस्ति कहां पर मिली, ग्वालियर मिली, कहां पर, मध्य प्रदेश में है ना, और ये राजकुमार ही थे तभी ये सभी शासक क्या हो गए, धाराशायी हो गए। ओके, स्पष्ट यहाँ तक, इतना लिख लीजिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, भूमि अनुदान के विषय में, इसी में है ना। तो एक व्यक्ति को प्रशस्ति दिया गया है, नागभट्ट प्रशस्ति, जो किस राजवंश के हैं,
गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, अब इसके बाद हम भूमि अनुदान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भूमि अनुदान के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? भूमि अनुदान। ओके, भूमि अनुदान के विषय में पहले एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, उसके बाद जो फैक्ट होगा उसको क्या करेंगे? बोर्ड पर लिख लेंगे। तो भूमि अनुदान के विषय में बताया गया है, राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे और ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। भूमि अनुदान किया जाएगा, उसे क्या करा जाएगा? एक ताम्रपत्र में लिख दिया जाएगा किसको हम दिए रहे हैं। ठीक है, भूमि अनुदान कौन कर रहा है? राजा। राजा क्या कर रहा है? भूमि अनुदान कर रहा है। ठीक है, और भूमि अनुदान करने का मतलब ये है जैसे उस समय मंदिर, हाँ, प्रशस्ति लिखते थे, साथ ही साथ जैसे मतलब ये जो पुरोहित होते थे उनको मतलब सम्मान देने के लिए, है ना। और उस समय क्या होता है, अभी आगे पढ़ेंगे, क्या मंदिरों का निर्माण होता है, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता है ना। तो यानी इनको सम्मान के लिए, जैसे अभी भी नहीं करते लोग, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए दान नहीं करते हैं, है ना, उसी प्रकार से राजा भी क्या करता था? अनुदान करता था। क्या? भूमि को। और भूमि को अनुदान करने के बाद ताम्र पत्र में लिख देता था। ठीक है, जिसको मिलेगा। ठीक है, और इसमें बताया गया किसको दिया जाता था भूमि अनुदान? तो ब्राह्मणों को बोला गया। किसको? ब्राह्मणों को। ठीक है, और भी पॉइंट है अभी लिखेंगे, और सभी लोगों को अलग अलग प्रकार से भूमिदान दिया गया, उसको अलग अलग नाम भी है, वही हमको याद भी करना पड़ेगा। बताया स्पष्ट है? भूमि अनुदान राजा करता था, किसको? ब्राह्मणों को करता था। जब भूमि अनुदान किया जाता तो इनको, जिनको भूमि अनुदान किया जाता उनको एक ताम्रपत्र में लिख कर दे दिया जाता, ठीक है ये क्षेत्र आपका है। हाँ ठीक है, यहां तक बताओ स्पष्ट है? और बोला गया या थोड़ा संस्कृत और तमिल भाषा में लिखी जाती थी। ताम्रपत्र किस भाषा में? यहाँ बोला गया है तमिल और संस्कृत भाषा में, तमिल और संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। ओके, ताम्रपत्र। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है जब राजा भूमि को अनुदान करता था, ठीक है, और ताम्रपत्रों में उसको लिख कर देता था ब्राह्मणों को, है ना, तो वो किस भाषा में लिखता था? केवल तमिल भाषा में, केवल संस्कृत भाषा में? तमिल और संस्कृत दोनों भाषा में? दोनों गलत। तो आपको पता होना चाहिए कि तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखता था। ओके, स्पष्ट है ना? अब इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना किया गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया, ठीक है, या रचा गया। हाँ, कल्हड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों का प्रयोग किया, दस्तावेजों का प्रयोग किया। ठीक है, तो यहाँ तक बताओ स्पष्ट है? यहाँ हमने पढ़ा कश्मीर की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें ये बताएगा कश्मीर के विषय में जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? कल्हड़ के राज तरंगड़ी से। ओके, अभी इसको आगे और पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं, जिसमें बताया गया है आमतौर पर जो राजा के विषय में लिखा जाता था वो प्रशस्तियां होती थी, लेकिन इसमें बताया गया है कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है इसमें राजा के आलोचनात्मक पक्ष को दर्शाया गया। ठीक है, यानी कोई भी कभी क्या करेगा, जिस साम्राज्य में रहेगा उस राजा का आलोचना तो नहीं करेगा, है ना, कमियां नहीं बताएगा। इसमें बोला गया है इसमें राजा के आलोचनात्मक तत्व को दिखाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ नहीं है। ठीक है ना, जैसे वर्तमान की बात करेंगे, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो तो उस प्रधानमंत्री अगर कोई कमियां हैं, मुख्यमंत्री कोई कमियां हैं, तो हम लोग को या जो रिपोर्टर्स हैं उनका फंडामेंटल राइट्स या उनका जो वर्क है, काम है कि सरकार की कमियों को देखना, सरकार अपने काम को सही तरीके से कर रही कि नहीं उसको जनता के सामने लाना। अभी तो काम है, लोकतंत्र है, और सरकार को भी डर रहेगा अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो हमको फिर से वोट नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय जब राजा का शासन था और उस समय कोई कमी बताए राजा में, ये कमी नहीं है, ये कमी है राजा में, तो क्या राजा क्या कर सकता है? राजा ही ने सीधा उसको क्या कर सकता है? सैनिक भेजकर मार देगा, बोल देगा इसको, है ना, मुश्किल होता था। बताओ स्पष्ट है ना? उस समय 12वीं शताब्दी में भी, कौन शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में बोला गया है कल्हड़, कल्हड़ ने क्या लिखा है? राज तरंगड़ी लिखा। क्या लिखा? राज तरंगड़ी। ओके,
ओके, कल्लर की राजतरंगड़ी लिखा जो जिसमें क्या करा गया है, कश्मीर के शासकों का वर्णन है, साथ ही साथ ये क्या बताया गया है, इसमें आलोचनात्मक पक्ष को दर्शाया गया। ओके, तो यहां पर लिखेंगे आलोचनात्मक पक्ष, राजा के आलोचनात्मक पक्ष को दर्शाया गया। ओके, इसी में कल्लर की राजतरंगी में। ओके, इसलिए 12वीं सदी का ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। स्पष्ट है? और किस शासक के विषय में बताया गया है, तो कश्मीर के शासक। बोलो स्पष्ट है? कश्मीर के शासक के विषय में बताया गया है। तो कश्मीर के शासक के विषय में क्या बताया गया है कि यानी वहां पर जो सरकार की या राजा की क्या कमियां थी उसके विषय में वर्णन किया गया है। यहां तक बताओ स्पष्ट है? इसके बाद इसमें बोला गया है कुछ जो भूमि दान किया गया अलग अलग लोगों को, उसका नाम दिया गया, उसको हम याद कर लेंगे। जैसे दिया गया है बेल्लन वगाई, है ना, इसका वर्ड है, ठीक है, बेल्लन वगाई। बेल्लन वगाई का मतलब भूमि दान किया गया। किसको? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को, है ना, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि अगर दिया गया उसे क्या बोला गया? बेल्लन वगाई। ठीक है, तो भूमि अनुदान में हम ये फैक्ट याद रखेंगे, यहाँ याद कर लेते हैं ना, यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट हम याद रखेंगे क्या? बेल्लन वगाई। बेल्लन वगाई शब्द से क्या तात्पर्य है? तो बेल्लन वगाई का मतलब ये है गैर ब्राह्मणों को अगर भूमि दान करी जाएगी उसे बेल्लन वगाई कहा जाएगा। ओके, गैर, यहां लिख लेंगे गैर ब्राह्मण को भूमि दान। ओके, गैर ब्राह्मण को भूमि दान किया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? बेल्लन वगाई। बताओ स्पष्ट है? इसके अलावा बोला गया है ब्रह्मदेव। क्या बोला गया है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव से क्लियर ही हो रहा है, ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव का मतलब ही है जब किसी ब्राह्मण को क्या करी जाए? जमीन दान करी जाए। ठीक है, ब्रह्मदेव का मतलब क्या है? ब्राह्मण को क्या करा जाए? ब्राह्मणों को जमीन दिया जाएगा, ब्राह्मणों को जमीन अगर दान की जाएगा, ठीक है, भूमि दान किया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? ब्रह्मदेव। स्पष्ट है? तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट बोला गया है शाला भोग। प्रयोगशाला सुने हैं ना? शाला भोग, प्रयोगशाला आप लोग करें नहीं? कभी प्रैक्टिकल करे हैं पढ़ाई में प्रयोगशाला? यहाँ शाला भोग का क्या मतलब है? तो शाला भोग का मतलब ये है कि हाँ, यानी एजुकेशन के लिए, है ना, यानी इसमें बोला गया किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए अगर भूमि दान किया जाए, है ना, तो विद्यालय हम याद रखेंगे, विद्यालय, विद्यालय के रख रखाव के लिए शाला भोग यानी दान किया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? शाला भोग बोला जाएगा। बताओ स्पष्ट है? अगला पॉइंट है देवदान। अगला पॉइंट क्या है? देवदान या तिरुन मटकनी। तिरुन मटकनी, ओके, वर्ड है ऐसा, ठीक है, देवदान है या कॉमा लगा के ये भी बताया गया तिरुन मटकनी। ठीक है, यहां पर पहले हम लिखेंगे क्या? देवदान या तिरुन मटकनी, मटकनी ऐसे बोल सकते हैं, तिरुन मटकनी। ओके, तिरुन मटकनी क्या है? ये भी क्या है? दान है। किस प्रकार के दान में है? मंदिर के उपहार में, मंदिर के लिए। ओके, देवदान, देव का मतलब देवता होता है, यानी मंदिर के लिए याद रखेंगे। ओके, मंदिर के लिए दान दिया जाएगा उसे देवदान कहा जाएगा या तिरु मटकनी। ओके, एक पॉइंट इसमें और है, जैन संस्थानों के लिए दिया गया दान। यहां तक स्पष्ट है? जैन संस्थानों के लिए दिया गया दान को बोला गया है पलिच्च चंदम। पलिच्च चंदम, ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते नीचे पलिच्च चंदम। ठीक है, पलिच्च चंदम मतलब क्या? पलिच्च चंदन का मतलब क्या? तो पलिच्च चंदन का मतलब दिया गया है कि जैन मंदिरों के लिए ध्यान दिया जाएगा, जब जैन मंदिर के लिए। यहां तक स्पष्ट है? अगर देवदान का मतलब क्या है? केवल मंदिर यानी हिंदू मंदिर के लिए हो जाएगा, लेकिन अगर बोला जाएगा
पलिच चंदम का क्या मतलब होगा? जैन मंदिर के लिए दिया गया दान। साला भोग का मतलब विद्यालय के रखरखाव के लिए दिया गया दान। ब्रह्मदेव का मतलब ब्राह्मणों को दिया गया दान। और बिल्लन वगाई का मतलब क्या होगा? गैर ब्राह्मणों को दिया गया दान। बिल्लन मतलब किसान होता है, किसानों को दिया गया दान। लास्ट पॉइंट है धन के लिए युद्ध। तो धन के लिए युद्ध में है, ध्यान सुनिए, इसमें बताया गया है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ओके, कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक द्वारा सदियों से, यानी कई पीढ़ियों द्वारा। ओके, कभी एक जनरेशन क्या करती, शक्तिशाली होता तो कन्नौज पर अधिकार कर लेता, कभी राष्ट्रकूट शक्तिशाली होता तो कन्नौज पर अधिकार कर लेता, कभी प्रतिहार शक्तिशाली होता तो कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेता। बोलो स्पष्ट है? तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। तो त्रिपक्षीय संघर्ष समझ में आया? आप यहां पढ़े थे कौन सी डायनेस्टी थी? पाल। यहां इसके ऊपर कौन सी डायनेस्टी थी? प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। यहां पर कौन सी डायनेस्टी थी? पाल। और नीचे कौन सी थी? राष्ट्रकूट। बोलो स्पष्ट है? इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, कहां के लिए? कन्नौज। बोलो स्पष्ट है? तो कभी ये क्या करते थे, इस पर अपना अधिकार जमाते, कभी पाल कभी राष्ट्रकूट। ठीक है, ये युद्ध कब तक चलता रहा? सदियों तक चलता रहा। और तीनों के संघर्ष को इतिहासकारों ने क्या कहा? इसको हम कह सकते हैं, इस तीनों शासकों के संघर्ष क्या बोला गया? त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष। बोलो स्पष्ट है? तो आपसे ये क्वेश्चन आगे पूछा गया एनसीईआरटी में, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने करी? नागभट्ट। ओके, नागभट्ट प्रथम बोल सकते हैं ना, नागभट्ट प्रथम। और इसके बाद राजपूत डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? दांती दुर्ग। कहीं पर लिखा होता है, कहीं पर दंती दुर्ग। ओके, तो याद रखेंगे दांती दुर्ग। ओके, उसके बाद क्या है? उसके बाद पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर है कौन है? गोपाल। बहुत ही आसान नाम है ना, गोपाल। इतना याद रखेंगे। और आगे पढ़ते हैं। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। जब राजा क्या करते थे? एक दूसरे के ऊपर हमला करते थे तो क्या करते? मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, धन संपत्ति को अपने अधीन करने के लिए, उस मंदिर को अपने अधीन करने के लिए। बताओ स्पष्ट है? इसमें बोला गया है अफगानिस्तान के गजनी स्थान है। ओके, अफगानिस्तान के गजनी का एक महमूद ऐसा ही शासक था। ठीक है, महमूद गजनबी उसका पूरा नाम है ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंडिया थोड़ा मैप बना ले हम, ठीक बताया गया है अफगानिस्तान के गजनी का महमूद एक ऐसा शासक था जिसने धार्मिक पूर्वग्रह से प्रेरित होकर इस उपमहाद्वीप पर यानी भारत पर बोला गया 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ पर अफगानिस्तान है, या अफगानिस्तान में एक स्थान है गजनी। ठीक है, गजनी से एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? महमूद। ठीक है, इसको हम महमूद गजनबी भी कहते हैं। कि महमूद क्या करता है? भारत कितनी बार? 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। ओके, इसका आखिरी जो हमला था वो कहां पर होता है? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर जो हमला होता है तो यहां से धन संपत्ति महमूद लूट कर गजनी ले जा रहा था। रास्तों में जाटों ने इसको लूट लेते हैं, यानी कुछ संपत्ति गजनी से छीन लेते हैं।
उसके बाद जो आखिरी हमला होता है, इसके बाद सोमनाथ मंदिर के बाद फिर से एक बार हमला करता है कौन? महमूद। किसके ऊपर? जाटों के ऊपर। तो जाटों के ऊपर आखिरी हमला होता है और उसके पहले 1025 तक कितनी बार हमला करता है महमूद? 17 बार, जिसमें सबसे प्रसिद्ध हमला क्या है? सोमनाथ के मंदिर पर हमला। ओके, यहां तक बताओ, क्लियर है? 1000 से 1025 तक, 1000 से 1025 तक ईस्वी। आगे क्या बोला है? उसका निशाना क्या था? संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया। ठीक है, यहाँ संपत्ति कहाँ ले गया? गजनी ले गया, और क्या करा? अपने राज्य का विकास किया। यहाँ तक बताओ, स्पष्ट है? इतनी बातें क्लियर है ना? और क्यों हमला किया है? तो हमले करने का कारण बताया गया है। एक कारण तो ये बताया है, धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित, धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित, यानी धर्म के प्रचार के लिए कह सकते हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में, है ना? इसके अलावा धन लूटने के लिए भी, है ना? धन लूटने के लिए। तो मुख्य पॉइंट एनसीईआरटी में क्या बताया गया है? धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर। ठीक है, कितनी बार हमला करता है? 17 बार। यहां तक क्लियर है? इसके साथ ही एक लेखक भी आता है, एक कवि भी आता है, जिसका नाम है अल-बिरूनी। क्या नाम है? अल-बिरूनी भारत आता है और एक पुस्तक लिखता है, किताब-उल-हिंद। कौन सी पुस्तक लिखता है? किताब-उल-हिंद, है ना? तो इसके साथ महमूद के साथ क्या आता है? एक कवि आता है, लेखक आता है, उसका क्या नाम है? अल-बिरूनी, है ना? अल-बिरूनी भारत आता है 11वीं सदी में। कब सदी में? 11वीं सेंचुरी में। ओके, और ये क्या करता है? एक पुस्तक लिखता है, किताब-उल-हिंद। बोलो, स्पष्ट है? किताब-उल-हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? अल-बिरूनी ने लिखी। ओके, और किसके साथ आया था ये? महमूद के साथ आया था। महमूद कहाँ का रहने वाला था? गजनी का, अफगानिस्तान। ओके, और यहाँ से भारत पर कितनी बार हमला करता है? 17 बार, जिसमें जो 16वीं बार हमला था सोमनाथ मंदिर पर था। ठीक है, 17वीं बार हमला करता है जाटों पर, जो उनसे 16वीं बार जो हमला करता है वो सोमनाथ मंदिर पर करता है, लूट कर ले जाता है। रास्ते में जाटों ने इनसे कुछ धन संपत्ति छीन लिया था। हम जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी नहीं, हिस्ट्री जब पढ़ रहे थे एनसीईआरटी इंडिया में, है ना? तो वहां पर टीचर सर बता रहे थे, इतनी धन संपत्ति लूट ले जा रहा था, ऊँट चल नहीं पा रहे थे, ऊँटों बुलाते कर ले जा रहा था। ठीक है, ऐसी स्थिति में जाटों ने क्या करता है? इन पर हमला करते हैं और कुछ संपत्ति या धन को लूट लेते हैं। अब सोच लीजिए कि ऊँटों से इस प्रकार से लेकर जा रहा था कि ऊँट चल नहीं पा रहे थे। अब सोच लो कितनी संपत्ति रही होगी। वो कहां पर? सोमनाथ मंदिर। बोलो, यहां तक स्पष्ट है? और ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें मतलब लूटने का कार्य किसने किया है? महमूद गजनबी ने। इसके बाद मोहम्मद गोरी आता है। कौन? लेकिन मोहम्मद गोरी जो है क्या करता है? यहीं पर रह जाता है, यानी इसके जो गुलाम है यहीं पर शासन करते हैं, यहीं पर क्या करते हैं? रहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक बताओ, स्पष्ट है? आगे पढ़ते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चामहान भी थे। चामहान का मतलब है चौहान। चामहान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। गढ़वाल का शासक कौन? जयचंद। ओके, जिसका दोस्त भी था। चामान शासक पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं, पृथ्वीराज तृतीय 1192 और 91 में क्या करा? युद्ध करा। किससे? मोहम्मद गोरी से। ओके, तो हम दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, किसके विषय में? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी एक क्या था? एक शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और इससे क्या होता है? ये युद्ध होता है किससे? किससे युद्ध होता है?
मोहम्मद गोरी से। दो युद्ध होता है। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, मोहम्मद गोरी को पराजित कर देते हैं, ठीक है। और ये युद्ध कब होता है, इस युद्ध का क्या नाम है, तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का द्वितीय युद्ध जब होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी इसमें क्या करते हैं, जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान पराजित होते हैं। इसके बाद क्या करता है, मोहम्मद गोरी ही अपने गुलाम को दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए छोड़ देता है, ठीक है, जहां से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है, जिसको चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 2 हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में। बताओ स्पष्ट है। किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी क्या हुआ था, विजय हुआ था, पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था, ठीक है ना। पहले युद्ध में कौन विजय हुआ था, पृथ्वीराज चौहान। बताओ स्पष्ट है, यहां तक की बातें स्पष्ट है। ये हमारा चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब यहां से दिल्ली सल्तनत हम कहां पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। यहां तक चीजें क्लियर है, इसको लिख लीजिए।